आज हम समझेंगे आर्टिकल 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बने हैं। क्या आपको मालूम है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल होता है रिट्स की वजह से। तो आज हम इस वीडियो में रिट्स को पूरी गहराई से समझेंगे और ताकि बेसिकली इस टॉपिक में आपको कोई भी मुश्किल ना रहे आगे, राइट। तो इस टॉपिक को हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के सेफगार्ड को लेके हमारे संविधान में कहां कहां पे चर्चा की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे रिट्स का मतलब क्या होता है, इसका महत्व क्या है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 32 226 में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो पावर दी गई है रिट्स को लेकर, उनके जुडिक्शन के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे रिट्स कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन से रिट होती हैं, एग्जाम्पल के साथ और केस लॉज के साथ हम समझेंगे। और लास्टली हम एक रिकैप करेंगे रिट्स की, और जिसमें हम पूरी रिट्स को, सारी रिट्स को हम एक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के सेफगार्ड के बारे में, जो हमारे संविधान में प्रोविजन देंगे उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट के सेफगार्डिंग को लेके मेनली 4 जगह में बात की गई है। एक आर्टिकल 32, 226, 13 और 359 में। आर्टिकल 32 और 226 को हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 13 और 359 के बारे में। आर्टिकल 13 में मेनली ये बात की गई कि क्लोज फर्स्ट में ये बात की गई कि जो हमारे संविधान में जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज थे, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले के जितने भी लॉज थे, जितने भी ब्रिटिश एरा के जो भी लॉज थे, अगर उन कानूनों में से कोई भी कानून अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा होगा तो वो सारे के सारे कानून शून्य हो जाएंगे, सारे के सारे कानून वॉइड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईपीसी का सेक्शन 45, एग्जाम्पल के तौर पर आईपीसी का सेक्शन 45 अगर संविधान अगर हमारे फंडामेंटल राइट को अगर वॉयलेट कर रहा होगा तो 45 जो सेक्शन है वो वॉइड हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। इवन अगर पूरा कंप्लीट लॉ, अगर कोई कंप्लीट एक्ट भी, अगर वो पूरा का पूरा एक्ट अगर हमारे फंडामेंटल राइट को अगर वो वॉयलेट कर रहा है अगर, तो पूरा का पूरा एक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, क्लोज फर्स्ट में ये बात की गई है। क्लोज सेकंड में बेसिकली ये बात की गई जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद में अगर पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती हो। ठीक है, और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की एक पावर भी दी गई है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल बेसिकली ये हो गया कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी अगर वो कानून फंडामेंटल राइट को अगर वॉयलेट करता हो या वो कानून जस्टिसेबल ना हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उस कानून का एक रिव्यू कर सकती है, उस कानून का एक जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और ये चेक कर सकती है कि क्या ये कानून सच में फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऐसा उनको लगता है कि ये फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। ठीक है, ये तो हो गया आर्टिकल 13 की बात। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 359 में क्या किया गया। आर्टिकल 359 में बेसिकली ये बात की गई है कि इमरजेंसी के अलावा किसी भी समय में बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करेगी। एक्चुअली होता क्या है, जब भी इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है 352 के अंतर्गत, तो उसके साथ में 358 जो आपका आर्टिकल है वो एक्टिवेट हो जाता है। 358 में बेसिकली ये बात की गई कि जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी वैसे ही आपका आर्टिकल 19 आपसे छीन लिया जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ 1975 की, जब 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी 352 के अंतर्गत, तो साथ में उसका ऑटोमेटिकली 358 आपका एक्टिवेट हो गया था। आपका 19 आर्टिकल नंबर 19 है वो आपका सस्पेंड हो गया था। और साथ में ही 359 के अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति को पावर मिलती है कि इमरजेंसी के टाइम पे वो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि आपकी जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक जितने भी आपके फंडामेंटल राइट है ना, सबके सब सस्पेंड हो गए थे। उसी केस में क्या हुआ था कि उसके बाद में लोगों को इलीगली डिटेन किया गया था, लोगों को जेल में ठूस दिया गया था उस टाइम पे। तो आर्टिकल 32 तो आपका सस्पेंड हो ही गया था, लेकिन लोगों को लगा कि यार आर्टिकल 21 तो लाइफ एंड लिबर्टी वाला है, तो आर्टिकल 21 को लेके वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गए लोग। तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने तो ये कहा था कि नहीं भी आर्टिकल 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक नोटरियस जजमेंट आता है एक केस में, जो केस का नाम है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का। उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाती है कि भाई सरकार के पास में पावर है कि वो सबके सब जितने भी फंडामेंटल राइट्स है सबको सस्पेंड कर सकती है, इवन आर्टिकल 21 को भी वो सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये जो एक केस है ना, ये सुप्रीम कोर्ट या इंडियन जुडिशरी के माथे पे एक कलंक के तौर पे, मतलब एक ब्लैक स्पॉट के तौर पे। उसके बाद में क्या होता है कि जब जनता पार्टी की सरकार आती है 1978 में, तो वो एक 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं 1978 में, और उसमें ये लिखते हैं कि आप इमरजेंसी के टाइम पे आप फंडामेंटल राइट को आप सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन
आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से ये हो गया कि जब भी इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी 352 के अंतर्गत, ठीक है, आपके राष्ट्रपति के पास में पावर है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबको सस्पेंड कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं आपके जो इवन इमरजेंसी के टाइम पे भी आपके सस्पेंड नहीं होते, वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये होगी। तो मेनली बेसिकली 359 पे ये बात की गई है कि इमरजेंसी के अलावा और किसी भी समय में जो गवर्नमेंट है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिट्स के बारे में। तो रिट्स क्या होता है? तो रिट्स बेसिकली एक आदेश होता है, एक ऑर्डर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, रिट्स एक एक बेसिकली लिखित आदेश होता है। ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो एक रेमेडी भी होती है, वो ये बेसिकली अगर आपके जब भी फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा हो तो उस टाइम पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं रिट्स को लेके। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो दूसरे शब्दों में बात ये है कि जो रिट्स है ना वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को ये कहता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में रह के काम करना है। ठीक है, तो मेनली रिट्स का मतलब ये हो गया। तो चलिए हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुडिशन के बारे में, और साथ ही हम डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 32 और 226 में। अगर आपको आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट फाइल करनी है तो आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, और अगर आप 226 के अंतर्गत रिट फाइल करते हो तो आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। इसका मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट हमें आर्टिकल 32 के तहत राहत प्रदान करती है और हाई कोर्ट 226 में हमें राहत देती है। ठीक है, आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन 226 अपना फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वर्शन होता है उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों को अप्रोच कर सकते, दोनों में से किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट के साथ में लीगल राइट का वॉल्यूशन या फिर सिर्फ लीगल राइट का वॉल्यूशन होता है तो उस केस में आप सिर्फ हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट बात ये आती है कि जो ये रिट्स होती हैं ये किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट फाइल की जाती है? ये फाइल की जाती है स्टेट के खिलाफ में। स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य से नहीं है, इसका मतलब ये जैसे ये किसी पर्टिकुलर राज्य से नहीं है। इसका मतलब ये हो गया जो हमारे संविधान में आर्टिकल 12 में जो स्टेट की परिभाषा दी गई है, जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, वो सब स्टेट में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यूनियन गवर्नमेंट हो गया, इवन आपका पंचायत हो गया, आपका म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, सब के सब आपके स्टेट काउंट होते हैं। और अगर ये संस्थाएं अगर आपकी फंडामेंटल राइट को या लीगल राइट को वॉयलेट करती हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो पूरे इंडिया में लागू होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का होता है वो सिर्फ किसी टेरिटरी पर्टिकुलर या किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही लागू होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर किसी ने अगर आपको इलीगली डिटेन कर लिया अगर, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हबीस कॉर्पस की जो रिट है उसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपका कोई लैंड डिस्प्यूट का कोई केस है अगर, तो उस केस में आपको रिट फाइल करनी है तो सिर्फ हाई कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन की बात अगर हम करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि जो आर्टिकल 32 एक जब फंडामेंटल राइट है तो वहां पे जब भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी तो उस टाइम पे आपका आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम 226 की बात करते हैं, 226 आपका सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन सस्पेंड तो नहीं होता लेकिन उसके तहत भी आप अगर आप चाहें कि आपका फंडामेंटल अगर राइट जो आपका वॉलेट हो रहा है तो आप चाहें कि 226 के अंतर्गत आप रिट फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, तब नहीं कर सकते हैं। सिर्फ लीगल राइट के लिए ही 226 खुला रहेगा, फंडामेंटल राइट के लिए लीगल जो 226 है वो सस्पेंड रहेगा। ठीक है, तो ये मेनली बात थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे रिट को लेके, और 32 से 226 में हमने डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं रिट्स की, कौन कौन से रिट्स होते हैं, कितने टाइप के रिट्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल और साथ में केस लॉज को हम समझते हैं। ठीक है, पहले हम बता दो 5 तरह के रिट्स होते हैं। पहला होता है हैबिस कॉर्पस, दूसरा होता है मैंडेमस, फिर होगा सर्शियरी, फिर होगा प्रोहिबिशन, फिर होगा क्वा वारंटो। इनका हिंदी में हो गया मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार पृष्ठालेख। ये जो पांचों के पांच जो आपको जो टर्म दिख रही है ये इंग्लिश में नहीं है, ये सब के सब टर्म लैटिन भाषा में है। अब हम एक काम करते हैं कि इन पांचों रिट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हम रिट को समझ चुके हैं, रिट का मतलब होता है एक प्रकार का लिखित आदेश, एक प्रकार का ऑर्डर या फिर एक प्रकार की रेमेडी। हमारे पास 5 तरह के रिट्स हैं जो हमारे सामने पहला है वो है रिट ऑफ हबीस कॉर्पस। रिट ऑफ हबीस कॉर्पस का मतलब हो गया टू हैव अ बॉडी, टू प्रोड्यूस अ बॉडी, यानी कि किसी व्यक्ति को सशरीर अदालत में उपस्थित करना, अदालत में प्रस्तुत करना। ठीक है, अब इस रिट का इस्तेमाल हम कब कब करते हैं? इस रिट का इस्तेमाल हम तब करते हैं अगर आपका जो डिटेंशन है वो इलीगल है, आपको बिना वारंट के अगर गिरफ्तार किया गया है,
राइट। अगर मान लो कि आपने कोई क्राइम किया, उसके बाद में आपको सजा हुई, ठीक है, सजा अगर आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद भी कंप्लीट होने के बाद में अगर आपको जेल में रखा गया लीगल तौर पे, तो उसके बाद में आप रिट ऑफ हबीज कॉर्पस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपको जो आपकी जब गिरफ्तारी हुई है, वोलेशन ऑफ प्रोसेस, यानी कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई है, जो गिरफ्तारी करने का जो प्रोसेस था, उसको इसको अगर फॉलो नहीं किया गया है, तो उस केस में भी आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हबीज कॉर्पस को लेके, ठीक है। फिर बात आती है, मान लो कि आपकी जो गिरफ्तारी हुई बिल्कुल लॉफुल तरीके से पूरे प्रोसेस के साथ आपकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जब आपकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद 24 घंटे हो गए, लेकिन आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, 24 घंटे से ज्यादा का टाइम बीत गया है, तो उस कंडीशन में भी आप रिट ऑफ हबीज कॉर्पस का इस्तेमाल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि एक सेंटेंस में, तो इस रिट का इस्तेमाल हम तब करते हैं हबीज कॉर्पस का, अगर आपको इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है, ठीक है। उसके बाद में आप हबीज कॉर्पस का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिट ऑफ हबीज कॉर्पस जारी करती है उस अथॉरिटी के खिलाफ जिसने आपको गिरफ्तार किया है। उसके बाद वो आपको अदालत में सशरीर पेश करती है। अगर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपका डिटेंशन चेक करती है कि डिटेंशन आपका लॉफुल है या इलीगल है। अगर सुप्रीम कोर्ट पाती है कि आपका डिटेंशन लॉफुल है, तो आपको जेल में रखा, आप जेल में रहेंगे। अगर आपका डिटेंशन इलीगल पाया जाता है, तो आपको वहां से बरी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इस रिट को फाइल कौन करता है? तो कायदे से तो जिस आदमी का डिटेंशन हुआ उसको ही फाइल करने का अधिकार है। लेकिन अब अगर डिटेन किया गया है किसी अथॉरिटी के द्वारा, तो मैं सिचुएशन में हूं नहीं कि मैं इस रिट को फाइल कर सकूं। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो फैमिली है, वो इस रिट को फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, या फिर मेरे जो रिलेटिव्स हैं इमीडिएट वो कर सकते हैं, या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे दोस्त भी हैं, वो भी इस रिट को फाइल कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में, कौन सी वो कंडीशन है जिस कंडीशन में रिट ऑफ हबीज कॉर्पस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। पहली बात यह है कि अगर आपका डिटेंशन लॉफुल है, अगर आपका डिटेंशन लॉफुल तरीके से हुआ है, अगर आपका डिटेंशन वैध तरीके से हुआ, लीगल तरीके से हुआ है, तो आप रिट ऑफ हबीज कॉर्पस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, यानी कि अगर आपने अदालत की अवमानना की है, तो उस कंडीशन में भी आप रिट ऑफ हबीज कॉर्पस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात है, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपको कोई फैसला दिया, अगर आपको गिरफ्तार करवाया कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, तो उस कंडीशन में भी आप रिट ऑफ हबीज कॉर्पस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब देखो, कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब क्या हो गया? कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब हो गया कोई सेशन कोर्ट हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, या कोई लेबर कोर्ट हो गया, कोई हाई कोर्ट हो गया। इन कोर्ट्स ने अगर आपको गिरफ्तारी का आदेश, अगर आपको गिरफ्तार करवाया है, तो उस कंडीशन में आप रिट ऑफ हबीज कॉर्पस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर अगर जो उन्होंने ऑर्डर दिया अगर वो मैलाफाइड होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, तो उस कंडीशन में आप जा सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर आपको गिरफ्तार करवाया है, तो उस कंडीशन में आप नहीं जा सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसी केस के ऊपर इसी हाबिस कॉर्पस के ऊपर दो केसेस के बारे में बात करते हैं। पहला आपने अभी सुना होगा अतुल सुभाष का केस। अतुल सुभाष का नाम आपने सुना ही होगा। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे सुसाइड का केस डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। जो उसका केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अतुल सुभाष की जो माँ है अंजू देवी, उन्होंने रिट ऑफ हबीस कॉर्पस का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट में ये जानने के लिए कि जो उनका ग्रैंडसन है उनके बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं, कोई भी आइडिया नहीं कि वो कहाँ पे है, कैसा है, उनसे उनकी मुलाकात काफी दिनों से नहीं हुई है। तो ये जानने के लिए उन्होंने रिट ऑफ हबीस कॉर्पस का इस्तेमाल किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्राइवेसी, जो बच्चा उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उसको अदालत में तो नहीं बुलाया, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी जो दादी थी उनको उनसे बात करवाया, उनसे मिलवाया, उनको उनके बारे में बताया कि वो कैसा है, क्या है। हालांकि जो उनकी दादी थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने इस बच्चे की कस्टडी की मांग भी की थी, लेकिन उनको कस्टडी नहीं दी गई। लेकिन जिस चीज के लिए मेनली उन्होंने हबीस कॉर्पस की रिट दायर की थी, वो उनका काम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो दूसरा केस हमारा इंपॉर्टेंट केस है, वो है रुद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। बात है 1953 की। 1953 में क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है वो किसी क्राइम में जेल जाता है। उसके बाद 1968 में जाके उसको कोर्ट बरी करती है। लेकिन क्या होता है कि कोर्ट के बरी करने के बाद भी अगले 14 साल तक वो जेल में रहता है, इलीगल डिटेंशन उसका रहता है जेल के अंदर। फिर 1982 में जाके उसकी फैमिली हबीस कॉर्पस, रिट ऑफ हबीस कॉर्पस दायर करती है हाई कोर्ट ऑफ बिहार में, बिहार हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो उसको रिलीज करती है जेल से, एंड उसको कंपनसेशन भी देती है। तो ये था हमारा रिट ऑफ हबीस कॉर्पस। अब हम बात करने वाले हैं रिट ऑफ मैंडेमस के बारे में। चलिए हम समझते हैं रिट ऑफ मैंडेमस को।
मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक आदेश जारी करती है उस अथॉरिटी या उस बॉडी के खिलाफ में जिस जो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा हो, या अपनी पावर का मिसयूज कर रहा हो, या अपने लीगल ऑब्लिगेशन या फिर लीगल ड्यूटीज को नहीं निभा रहा हो। जैसे किसके खिलाफ में है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी ये रेट ऑफ मैंडेमस भी है अगर, तो वो किसी स्टेट के खिलाफ भी आप जारी कर सकते हो। स्टेट का मतलब वही जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत आती हैं, या फिर आप मान लो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचुरी या ट्राइब्यूनल पब्लिक ऑफिशियल कोई है अगर, उनके खिलाफ में ये जारी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके साथ में कोई हीनियस क्राइम हुआ है, किसी के साथ में, आप जाते हो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, लेकिन पुलिस जो स्टेशन है वहां पे जो ऑफिशियल बैठे हुए हैं वो आपका एफआईआर दर्ज करवाने से मना कर देते हैं। उसके बाद में पूरे अपने हाथ पांव मारते हो, हर जगह आपने कंप्लेन कर ली, उसके बाद भी जो आपकी एफआईआर है वो दर्ज नहीं हो रही है। उस केस में आप जा सकते हो 226 में या आर्टिकल 32 में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और रिट ऑफ मैंडेमस जारी करवा सकते हो। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया है, उसके बाद में आपका अपॉइंटमेंट काफी टाइम से लटका हुआ है, विदाउट किसी वैलिड रीजन के आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है, उस केस में आप मैंडेमस रिट जारी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। या मान लीजिए कि आप जहाँ पे आपका निवास स्थान है उसके आसपास में कूड़े का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, काफी टाइम से लगा हुआ है, ठीक है ना, उस वजह से बहुत सारी बीमारियां वो फैल रही हैं, और आपने एमसीडी को कंप्लेन कर लिया, उसके आसपास में पूरी जितनी भी आपसे हो सकता था पूरी पॉसिबिलिटी सब आपने कर ली है, उसके बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, वहां से कूड़ा हटाया नहीं जा रहा है ना, उस केस में भी आप चाहो तो मैंडेमस रिट जारी कर सकते हो। उसके बाद में जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो एमसीडी को एक आदेश देगी कि वहां से आप कूड़ा साफ करवाइए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीजें कर सकते हो आप। अब अगर मैं बात करता हूँ कि जो ये रिट है, ये एक बात का ध्यान रखना, जब भी रिट जारी होगी ना, वहां पे पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए, शुड बी पब्लिक ड्यूटी, राइट। अभी कब कब ये रिट जारी नहीं हो सकती है, पहली बात जब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, कोई प्राइवेट संस्थान है तो उसके खिलाफ में आप इस रिट को जारी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट स्कूल अगर है, मतलब एग्जांपल के लिए रियान पब्लिक स्कूल है या डीपीएस है, अगर उन्होंने बच्चे को एडमिशन देने से मना कर दिया है, तो उस केस में आप ये नहीं कि आप सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ मैंडेमस को लेकर, दैट यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है ना, या फिर कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर साहब है, अगर उन्होंने मान लो कि कोई एक्ट, कोई एक लॉ है, अगर उसको पास आपने दोनों पास करवा दिया, अगर वहां पे गवर्नर ने अगर आपको उस लॉ में अगर एसेंट नहीं दी है, उस जो बिल है, वो जो बिल आपने गवर्नमेंट गवर्नर के पास जो आपने बिल भेजा है, अगर उस पर गवर्नर ने एसेंट नहीं दिया है, ऐसा नहीं कि उसके बाद मैंडेमस लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाओगे कि हमने अभी गवर्नर साहब को हमने एक बिल भेजा था, उन्होंने उस पर एसेंट नहीं दिया था, दैट यू कैन नॉट डू दैट ऑल्सो। प्रेसिडेंट या गवर्नर के मामले में आप अमेंडमेंट जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई डिस्क्रिशनरी पावर अगर किसी के पास में है, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब हो गया कि किसी का विवेकाधिकार, कोई अगर कोई भी संस्थान अगर है, अगर वहां पे उसका विवेकाधिकार अगर बीच में आ रहा है, ठीक है, उस केस में भी आप रिट ऑफ मैंडेमस जारी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये डिस्कशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया, आपने कोई डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम, किसी बॉडी ने कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है, आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, लेकिन वहां पे अगर उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने पहले लिखा हुआ है कि हमारे डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है कि हम आपको अपॉइंटमेंट दें या ना दें, तो उस केस में आप रिट ऑफ मैंडेमस जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक केस के थ्रू समझते हैं हम रिट ऑफ मैंडेमस को। एक केस है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल का, ये लगभग आई थिंक 1983 का केस है ये। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जो लोटस होटल है वो जेएसएफसी से लोन लेने पहुंच जाता है। उसके बाद में जो जेएसएफसी वो कहता है ठीक है आप कंस्ट्रक्शन अपना शुरू कीजिए, हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं अपना, जो ये जेएसएफसी जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट की, वो लोन देने से मना कर देती है उनको, जब उनका जो एग्रीमेंट है वो उसको तोड़ देती है, वो मना कर देती है बेसिकली। उसके बाद में क्या होता है कि लोटस होटल पहुंच जाता है गुजरात हाई कोर्ट में, और यहाँ पर वहां पे बताता है कि भाई इनसे हमारा एक एग्रीमेंट था, ये बेसिकली गवर्नमेंट संस्था है एक। तो फिर उसके बाद में जो गुजरात हाई कोर्ट है वो अपना फैसला देती है इस प्रकार से कि जैसे कि जेएसएफसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने अगर एग्रीमेंट किया लोन देने का तो उसको लोन देना चाहिए। उसके बाद में ये अपना लोन देती है, ठीक है, जो जेएसएफसी अपना लोन प्रोवाइड कर दिए, उसके बाद में लोटस होटल जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिट ऑफ मैंडेमस। अब बात करते हैं हम रिट ऑफ सर्चुरारी की और रिट ऑफ प्रोहिबिशन की। चलिए हम अपने तीसरे रिट की ओर चलते हैं। तीसरा जो हमारे पास में रिट है वो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इसके साथ में ही हम रिट ऑफ सर्चुरारी को भी पढ़ेंगे, दोनों में काफी सिमिलरिटीज है, ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं, में काफी बच्चों को कंफ्यूजन में रहता है। चलिए डिस्कस करते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी कि रोकना या फिर
प्रिवेंट करना। सर्शियरी का मतलब हो गया टू बी सर्टिफाइड, यानी कि चेक करना या फिर रिव्यू करना। देखिए, जब लोअर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज के जो डिसीजन होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो अगर इलीगल पाए जाते हैं, अब इलीगल कब कब पाए जाएंगे, अगर एक्सेस ऑफ जुडिक्शन है या लैक ऑफ जुडिक्शन है या फिर जुडिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन है, तो उस कंडीशन पे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन लोअर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज को रिट ऑफ प्रोहिबिशन या फिर रिट ऑफ सर्शियरी जारी कर सकती है। अब देखिए, प्रोहिबिशन कब जारी होगा और सर्शियरी कब जारी होगा, जब भी जो जजमेंट है अगर वो अनाउंस नहीं हुआ है और उसको बीच में रोकना है, अगर आपको प्रिवेंट करना है, तो उस कंडीशन ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर जजमेंट अनाउंस हो गया है और उस चीज को आपको क्योर करना है या फिर क्वाश करना है, तो उस कंडीशन में आप रिट ऑफ सर्शियरी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इस लाइन से आप इसको समझ सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब प्रिवेंशन मतलब पीस से रिलेट कर सकते हैं प्रोहिबिशन को, यानी कि जब भी आपको जजमेंट को प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपको क्योर करना है या क्वाश करना है, तो उस कंडीशन में आप रिट ऑफ सर्शियरी का इस्तेमाल करेंगे। जो ये केस है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस एपीएसआरटीसी, इस केस में भी रिट ऑफ सर्शियरी अप्लाई किया गया था, लोअर कोर्ट के जजमेंट को क्वाश या उसको उसकी वैलिडिटी खत्म कर दी गई थी। अब समझते हैं अपने पांचवें रिट्स को, जो कि हमारे पास में क्वा वारंटो। क्वा वारंटो का मतलब हो गया बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने पब्लिक ऑफिस को इलीगल तौर पे अगर उसको ऑक्यूपाई कर रखा है या उसका अपॉइंटमेंट ही इलीगल है या फिर वो उस पद के लिए एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करता, तो उस कंडीशन में आप उस पर्सन से पूछ सकते हैं कि बाय व्हाट अथॉरिटी ही इज ऑक्यूपाइंग दिस पोजीशन, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप रिट ऑफ क्वा वारंटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रिट का इस्तेमाल आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी, किसी प्राइवेट कंपनी में अगर कोई व्यक्ति सीईओ बनता है, तो यू कैन आस्क हिम कि किस अथॉरिटी से आप सीईओ बने हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पांचों के पांचों रिट। अब हम एक बार पांचों रिट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहला जो हमारे पास रिट है वो है हबीस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है, उस केस में आप रिट ऑफ हबीस कॉर्पस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास रिट है वो है रिट ऑफ मैंडेमस। मैंडेमस का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको किसी पब्लिक ऑफिसर से, किसी पब्लिक ऑफिस से अगर आपको पब्लिक ड्यूटी अगर परफॉर्म करवानी है, तो उस कंडीशन में आप रिट ऑफ मैंडेमस का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो हमारे पास रिट है वो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। उस रिट का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तब करती है जब उसको लोअर कोर्ट्स के जजमेंट को, लोअर कोर्ट के जो फैसले हैं अगर उनको इलीगल लगते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोअर कोर्ट के जजमेंट को बीच में ही अनाउंस होने से पहले उन जजमेंट को आप रोक सकते हैं, जजमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। चौथा जो हमारे पास में रिट है वो है सर्शियरी, रिट ऑफ सर्शियरी। उस रिट का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तब करती है अगर उसको लगता है कि जो लोअर कोर्ट्स के जो जजमेंट है वो इलीगल है, तो उस कंडीशन में आप लोअर कोर्ट के जजमेंट को क्वाश कर सकती है। पांचवा जो हमारे पास में रिट है रिट ऑफ क्वा वारंटो, उसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपको लगता है कि कोई पब्लिक ऑफिस को इलीगल तरीके से अगर किसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो आप यू कैन आस्क हिम कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर ऑक्यूपाइंग दिस ऑफिस, राइट। तो ये पांचों रिट्स हमने रिवाइज भी कर ली है। आशा करता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।